हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो हमारी टारगेट सीरीज इनकम टैक्स और जीएसटी के लिए शुरू हो चुकी है। जीएसटी की आज हुई है, इनकम टैक्स की ऑलरेडी हो चुकी है। तो 20 डेज टारगेट में आज हमारा जीएसटी का डे 1। इस 20 डेज में हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि अपने सारे के सारे कंसेप्ट्स को प्रॉपरली अच्छे तरीके से कवर करें। और आज डे 1 में इंट्रोडक्शन चैप्टर हम कवर करेंगे जीएसटी का, कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जब आप जीएसटी का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो बेसिक जीएसटी के बारे में आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, वो तमाम हम इस पर्टिकुलर डे 1 में, चैप्टर 1 में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका डे 1, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। दोस्तों, जब हम जीएसटी की बात कर रहे हैं तो आई एम 100% श्योर, इतना तो ऑलरेडी आपको मालूम ही होगा कि सर, हम जब किसी कमोडिटी को खरीद या बेच रहे हैं, स्पेशली जब हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम एक कंज्यूमर के नजरिए से अपने आप को जज कर रहे हैं। सर, हम मार्केट जा रहे हैं, हम किसी भी तरह का गुड परचेस कर रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, और या कोई सर्विस ले रहे हैं, तो उसके प्राइस के साथ साथ हमें गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पर एक टैक्स देना पड़ रहा है जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके। कुल मिलाकर कोई भी सामान हमने खरीदा तो उसके अंदर कुछ सीजीएसटी, कुछ एसजीएसटी नाम की चीजें जो हैं वो आपकी लिखी जाती हैं, और वो टैक्स का अमाउंट जो हमसे कलेक्ट करा जाता है, इसे हम जीएसटी कहते हैं। दोस्तों, सीधी सी बात है, इसे क्या कहा जाता है? जीएसटी कहा जाता है। अब जीएसटी इस चैप्टर में हमारा टारगेट क्या होगा, वर्क कैसे करता है, इसके बारे में हम समझेंगे। जीएसटी कौन कौन कलेक्ट कर सकता है, किसको ये राइट है, कौन कौन लायबल है जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड करने के अपने आप को, और उसके बाद वो जीएसटी अपने ट्रांजैक्शन पे कलेक्ट कर सके, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसके अलावा कुछ फीचर्स कि हमारे सिस्टम में जीएसटी किस तरह से ऑपरेट करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पूरे सफर में जीएसटी में बढ़ने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए, वो है जीएसटी की कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन जीएसटी की किस तरीके से होती है, कम से कम बेसिक चीज इतनी हमें डेफिनेटली मालूम होनी चाहिए। तो आओ, पहले मैं आपको प्रॉपरली जो सिनेरियो है वो समझा देता हूं, और उसके बाद फिर हम इस जीएसटी के थ्योरेटिकल पार्ट पर मूव करेंगे। सबसे पहले जीएसटी कौन कौन सा है, कितने तरीका के है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, देखिए, मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि एक पर्टिकुलर जो सेलर है वो दिल्ली में रहता है, ठीक है, और दूसरा पर्टिकुलर जो बायर है वो भी दिल्ली में रहता है, ठीक है। कहने का मतलब, आप दिल्ली में रहते हो और आप सामान खरीदने गए दिल्ली में ही किसी शॉप पर। यहां पर इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने आपको सामान बेचा है, ठीक है। ये कौन है? ये बायर हो गया, ठीक है। ये कौन हो गया? सेलर हो गया। सामान बेचा, उसकी वैल्यू मैं एज्यूम कर रहा हूं आपका 1,000 रुपए, 1,000 रुपए उसका एमआरपी हो गया। तो जब आप यानी कि बायर इस सेलर को पेमेंट करोगे, 1,000 रुपए तो देने ही देने हैं, प्लस इसमें जीएसटी का अमाउंट जो है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि इस प्रोडक्ट पे जीएसटी 20% है, हालांकि 20% जीएसटी में कोई रेट नहीं है, ठीक है। 5%, 12%, 18% और मेन 28% है। चार मेन आपके 5, 12, 18 और 28। मैं कंप्यूटेशन के लिए 20% मान रहा हूं। तो होगा क्या, आपके इस बिल में जीएसटी 20% का ऐड हो जाएगा। 20% कितना हुआ सर? 200 रुपए हुआ। लेकिन वो कैसे ऐड होगा? यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम पर 10-10%, 10% सीजीएसटी और 10% एसजीएसटी, 100 रुपए यहां पर, 100 रुपए यहां पर, और टोटल 1,200 रुपए आपसे लिए जाएंगे। 1,000 रुपए का प्राइस हो गया, 200 रुपए का टैक्स हो गया, जो 20% मैंने बोला था, लेकिन वो दो पार्ट में लगा, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। अब ये बेसिकली अगर मैं बात करूं कि सर ये सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या है, ये जीएसटी तो हम समझ रहे हैं, ठीक है, ये सी और एस क्या है? देखिए, जो हमारी कंट्री है वो फेडरल सिस्टम पे वर्क करती है। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है जहां पर आपकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और आपकी बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, और उन स्टेट्स की भी अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है। इस सिस्टम को फेडरल सिस्टम कहा जाता है। यूएस में भी यही सिस्टम है कि एक हेड है, जैसे मोदी जी, सेंट्रल बैंक कह रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, और ऑब्वियसली हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट रहती है। अब सेंट्रल को पूरा कंट्री को चलाने के लिए पैसा चाहिए, रेवेन्यू की जरूरत पड़ती है।
स्टेट को भी अपना स्टेट रन करने के लिए रेवेन्यू की जरूरत पड़ती है। जीएसटी से पहले इस तरह की ट्रांजैक्शंस पर एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी, वैट लगा करता था। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम हुआ करती थी, मतलब उनका रेवेन्यू हुआ करता था, और वैट जो था स्टेट गवर्नमेंट का। जब जीएसटी आया तो ये सारे के सारे टैक्स जो है खत्म हो गए और उनकी जगह किसने ले ली? जीएसटी ने ले ली। लेकिन रेवेन्यू का ध्यान तो दोनों को रखना है ना, रेवेन्यू सेंट्रल को भी रेवेन्यू चाहिए और आपका स्टेट को भी रेवेन्यू चाहिए। तो सीधी सी बात ये हुई कि जो भी स्पेसिफिक उस कमोडिटी का टैक्स रेट होगा जीएसटी के अंदर, जैसे हमने 20% माना, वो आधा आधा दोनों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली से आप गए, आपने दिल्ली में ही सामान खरीदा और जो भी प्रोडक्ट आपने खरीदा उस पर 20% का जो हमने रेट एज्यूम करा है वो लग गया, बशर्त कि उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो 50-50% के हिसाब से आधा यहां पे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ओके, एंड दैट इज व्हाट सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। डन, यहां पे हो गया। अब यहां पर आपकी एक कंफ्यूजन और हो सकती है, वो ये कि सर मैं दिल्ली में था, मैंने दिल्ली में ही जाकर सामान खरीदा, तो आपने ठीक है क्लासिफिकेशन बता दी कि 100 रुपए जो हैं ये मोदी जी को चले गए, ये 100 रुपए जो हैं ये केजरीवाल को चले गए, इनका जो सेटलमेंट है वो हो गई। लेकिन मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं और मैं हरियाणा जाकर कुछ सामान खरीदता, या फिर मैं यूपी में हूं, ठीक है, या मैं यूपी में हूं और मैं दिल्ली में आके कुछ सामान खरीदता हूं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? आइए ध्यान दीजिए, उसको भी समझिए। मान लीजिए जो बायर है उसकी स्टेट, बायर की जो स्टेट है वो यूपी है, उत्तर प्रदेश है। अब उस कंडीशन में क्या होगा? सामान वही 1000 रुपए का जो है क्या नाम है बिका। अब 20% इसका रेट है, 20% इसका रेट था। यहां पर 20% के हिसाब से अगर मैं इस पे सीजीएसटी लगाऊं और मैं इस पे एसजीएसटी लगाऊं तो सर 100 रुपए बिल्कुल पहले की तरह। अब ये जो 100 रुपए हैं ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम के मोदी जी के हो गए, क्लियर। लेकिन ये जो 100 रुपए हैं जो स्टेट के हैं, बायर है यूपी का, तो योगी जी कह रहे हैं कि ये पैसा मेरा होगा। लेकिन सेलर जो है वो है दिल्ली का, जो केजरीवाल है वो कह रहे हैं कि ये पैसा मेरा होगा। तो बड़ा झगड़ा है यहां पे। पहले तो विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन थी, हमारा लफड़ा क्लियर था, लेकिन अब तो स्टेट बदल गई। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इनकी लड़ाई खत्म करवाई मोदी जी ने। उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। जब भी कभी इस तरीके से इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगी, जब भी कभी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगी, ना सीजीएसटी लगेगा ना एसजीएसटी लगेगा, हम ऐसी ट्रांजैक्शन पर आईजीएसटी लगाएंगे, यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। कितना रेट था? 20%। हां जी सर, पूरा का पूरा 200 रुपए लग जाएगा, ये 1200 रुपए वही ट्रांजैक्शन का अमाउंट आ गया, और ये 200 पूरा का पूरा सेंट्रल अपने पास ले जाएगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ले जाएगी, मतलब जो दो लोगों की लड़ाई हो रही थी उसका फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठा लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब ये 200 रुपए हालांकि पूरा का पूरा गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट अपने तरीके से इस अमाउंट को दोनों यूपी और दिल्ली दोनों के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो एक अलग प्रोसीजर होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों स्टेट को अपना क्रेडिट जो है रिलीज करती है, उस चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। ओके, बहरहाल हमने अभी तक की ट्रांजैक्शंस पर जो चीज समझी वो हमारे सामने ये नतीजा निकल कर आया कि सर जब भी कभी इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगी, जब भी कभी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हुई, तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगते हैं, आधा आधा रेवेन्यू मतलब परसेंटेज बांटकर। और कभी भी अगर आपकी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है तो उस पर आईजीएसटी लगता है। ओके, जब भी मैं, अब इसमें एक और बारीकी वाली बात समझिएगा, ठीक है। यहां पर जब भी मैं आपसे कह रहा हूं इंट्रा स्टेट, इसका मतलब क्या है? अब देखिएगा, मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर सेलर हो, आप खरीदार नहीं हो, आप सेलर हो, आप दिल्ली में रहते हो, मतलब दिल्ली में आपकी शॉप है। उस शॉप पर दिल्ली से ही एक बंदा आया, ओके,
तो सर ऑब्वियसली हम समझ गए, इस पे ये वाला जो सीजीएसटी एसजीएसटी है वो लगेगा, ठीक है। इस पर यूपी से एक आदमी आया, उस पर आईजीएसटी लगेगा, हम जानते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मान लो आपकी शॉप पर कोई आदमी आया सामान खरीदने के लिए, ठीक है, दिल्ली में है, यूपी से एक आदमी आया सामान खरीदने के लिए, सामान उसने खरीदा और वो आप उससे ये पूछो कि भाई तू कहां से आया है, वो तो एक सिंपल सा कस्टमर है, आपसे सामान खरीद के चला जाएगा, इट्स ओके, दैट्स इट। आप उस पर कौन सा टैक्स लगाओगे? आप उस पर यही वाला लगाओगे, सीजीएसटी एसजीएसटी, वही लगाओगे। लेकिन अगर ये यूपी वाला बंदा आपसे कहे ना कि मुझे प्रॉपरली बिल बना के दीजिए मेरे ऑफिस के नाम पे, हाँ मेरा ऑफिस है, उस पर मैंने टैक्स लगाया, ब्ला 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 वगैरह वगैरह, तब आप आईजीएसटी लगाओगे। एक नॉर्मल दुकान पे बंदा आ रहा है सामान खरीदने के लिए, वो सीजीएसटी कोई भी हो सकता है। लेकिन जब ये यूपी से जो बंदा आया, ये भी बिजनेसमैन है, ये भी कौन है? बिजनेसमैन है। ये कह रहा जी आप प्रॉपरली बिलिंग बना के दो मेरे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर पे जो यूपी का है, तो उस केस में आईजीएसटी लगता है, अदरवाइज आप सीजीएसटी एसजीएसटी से भी काम चला लेते हो। खैर, ये तो हो गई दो तरह के टैक्स की बात कि कब हमें सीजीएसटी लगाना है, कब हमें एसजीएसटी लगाना है, कब हमें आईजीएसटी लाना है। अब बात करते हैं कंप्यूटेशन की। अब बात करेंगे दोस्तों हम कंप्यूटेशन की कि किस तरीके से जीएसटी को कंप्यूट करा जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, क्वेश्चन के हिसाब से हम कंप्यूटेशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, ठीक है, इन्होंने सामान बेचा मिस्टर बी को, ओके, मिस्टर बी को सामान बेचा 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, और इस पे जीएसटी 20% एप्लीकेबल है, ठीक है, 20% एप्लीकेबल है। ये जो मिस्टर ए हैं वो रहते हैं दिल्ली में, डी लिख रहा हूं मैं, और ये भी डी में, ये दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ये भी दिल्ली में रजिस्टर्ड है। 20% 5 लाख जीएसटी लगेगा, ओके। उसके बाद मिस्टर बी ने 20% मार्जिन पर, 20% प्रॉफिट पर यह सामान मिस्टर सी को बेच दिया। भाई ऐसे ही ट्रांजैक्शन होती है, ओके। मिस्टर सी कहां पर रहने वाले हैं? ये भी दिल्ली के ही रहने वाले हैं, ये भी दिल्ली के रहने वाले, ठीक है, और 20% ही जीएसटी लगेगा। उसके बाद मिस्टर सी ने यह सामान मिस्टर डी को बेच दिया। मिस्टर डी आपके, मान लेते हैं हम, राजस्थान के रहने वाले हैं, और ये जो सामान बेचा गया, ये जो सामान यहां पे सोल्ड हुआ है, ये 50% मार्जिन पर हुआ है, 50% प्रॉफिट पर हुआ है। हमें हर स्टेज में जीएसटी कैलकुलेट करके बताना है, हर इंसान के लिए, मिस्टर ए के लिए, मिस्टर बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए। ओके जी, समझ आ गई बात? हाँ, इतना हम यहां पे समझ गए। सर दिल्ली से दिल्ली है, ये सीजीएसटी एसजीएसटी होगा। सर ये दिल्ली से दिल्ली है, ये भी सेम होगा। ये दिल्ली से राजस्थान है, यहां पर आईजीएसटी लगेगा, ओके। सबसे पहले हम इस वाली ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी फॉर मिस्टर ए। सबसे पहले मैं मिस्टर ए की बात करूंगा, ओके। ध्यान दीजिए, दो कंप्यूटेशन होंगी, एक प्राइसिंग की, एक आउटपुट टैक्स की। यहां पर सेल प्राइस ब्रैकेट में आपने लिख दिया फॉर बी, अमाउंट था 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीस, प्लस आप इसमें करेंगे फाइनल सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट वगैरह की हमने कोई लेनी देनी नहीं करी, ठीक है। तो यहां पे सीजीएसटी और यहां पे एसजीएसटी, क्योंकि 20% हमने एज्यूम करके चल रहे हैं, तो दोनों का इक्वल 10%, 10%। तो सर ये हो जाता है 50,000 रुपए, ये हो जाता है 50,000 रुपए। टोटल प्राइस जो मिस्टर बी से कलेक्ट करा जाएगा वो है 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीस, ठीक है। ये कंप्यूटेशन हो गया, ये प्राइस की कंप्यूटेशन होगी। यहां पे टैक्स लायबिलिटी जो मिस्टर बी को, सॉरी माफ कीजिएगा, मिस्टर ए को पे करनी है। जब भी आप दोस्तों टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, ओके, आपको क्या करना है? आपको 3 कॉलम बनाने हैं। यहां पर लिखना है सीजीएसटी, यहां पर लिखना है आपको एसजीएसटी,
और यहां पर आपको लिखना है आईजीएसटी। ठीक है, मिस्टर ए ने जब सामान बेचा है, ध्यान दीजिएगा, मिस्टर ए ने जब सामान बेचा है ये 5 लाख रुपए का, और मिस्टर बी से ये 1 लाख रुपए अलग अलग तरीके से कलेक्ट करे हैं, इसको बोला जाता है आउटपुट टैक्स। समझ आ गया? जब आप सामान बेच रहे हो और अपने प्राइस के साथ साथ आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, इस टैक्स को, इस जीएसटी को बोला जाता है आउटपुट जीएसटी, आउटपुट टैक्स आपका बोला जाता है, आउटपुट जीएसटी बोला जाता है। तो आप मिस्टर ए के लिए यहां पे अमाउंट लिखेंगे कि इन्होंने 50,000 रुपए का तो सीजीएसटी कलेक्ट करा और 50,000 रुपए का एसजीएसटी कलेक्ट करा। आईजीएसटी की इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद यहां पर माइनस करा जाता है इनपुट टैक्स। सर ये इनपुट टैक्स क्या होता है? देखो, मैंने जब सामान बेचा तो टैक्स कलेक्ट करा और यही मैं सरकार को जमा करूंगा, 50,000 लाख रुपए जमा करूंगा। लेकिन ठीक उसी तरीके से जब मैंने ये रॉ मटेरियल या सामान खरीदा होगा, ओके, तो प्राइस भी पे करा होगा और मैंने जीएसटी भी पे करा होगा। ठीक है ना? तो ये जीएसटी जो मैंने पे करा था इसको बोला जाता है इनपुट टैक्स। जीएसटी जो मैंने कलेक्ट करा दैट इज आउटपुट, जीएसटी जो मैंने पे करा दैट इज इनपुट। क्लियर? इस क्वेश्चन में मिस्टर ए के लिए इनपुट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहां पे डैश, यहां पे डैश, ये पहले से ही था। अब आ जाएगा नेट टैक्स लायबिलिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। तो मिस्टर ए को 50,000 रुपए दोनों ईच पे करने पड़ेंगे। ये आपने यहां पर मिस्टर ए की कंप्यूटेशन कंप्लीट कर ली। सिंपल थी क्योंकि मिस्टर ए का इतना डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं था, जो रिक्वायर्ड था उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन कर दिया। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, यहां पे बिल्कुल क्लियर हो गया। मिस्टर ए सिंपल था। आइए अब जरा मूव करते हैं मिस्टर बी पर, जो थोड़ा सा हमारे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा एज कंपेयर टू मिस्टर ए। उम्मीद करता हूं कि आपने उसको नोट कर लिया। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। मिस्टर बी पर आते हैं, ध्यान दीजिए। मिस्टर बी की जब हमें कंप्यूटेशन यहां पर कर रहा हूं तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कॉस्ट प्राइस फॉर बी। बी ने मुझे बताइए सामान कितने का खरीदा था? आपने नोट डाउन करा भी? कितने का खरीदा था? सर 5 लाख, और उसने 1 लाख रुपए का टैक्स और दिया था 20% के हिसाब से। तो कॉस्ट जो है मिस्टर बी के लिए होनी चाहिए 6 लाख। दोस्तों आप यहां लिखेंगे 5 लाख। यही जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा है, यही जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा है। गवर्नमेंट कहती है, मिस्टर बी मेरी बात सुनिए, मिस्टर बी प्लीज मेरी तरफ देखिए, मेरी बात सुनिए। आपने, हम जानते हैं कि आपने जब मिस्टर ए से सामान खरीदा तो आपकी जेब से 6 लाख रुपए निकले हैं। क्लियर? 5 लाख रुपए उसकी कीमत और 1 लाख रुपए टैक्स के। हाँ जी, आपके हिसाब से आपके कॉस्ट जो है 6 लाख रुपए होनी चाहिए। बी कहते हैं हाँ जी, हम कह रहे हैं 5 लाख लिखो। मिस्टर बी नाराज हैं कि ऐसा क्यों? अरे लिखो 5 लाख रुपए लिखो, प्लीज 5 लाख रुपए लिखो। अच्छा जी ठीक है। फिर आपने इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ऐड कर लिया। प्रॉफिट मार्जिन कितना था? 20%। मैं 30 कर रहा हूं इसको ताकि 20 और 30 में कंफ्यूजन ना हो। मैंने 30% कर दिया। 30% का मार्जिन वो हो जाता है 1,50,000। ये कितना हो गया? सेलिंग प्राइस। ठीक है, मिस्टर सी से आप 6.5 लाख रुपए लो, नहीं 6.5 मत लो, अभी तो उसमें टैक्स भी लगेगा ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितना? वही 10-10%, 20% का रेट हम मान के चल रहे हैं, 10-10%, 65 और टोटल अमाउंट जो आप मिस्टर सी से कलेक्ट करोगे, तो दोस्तों जरा जोड़ना कितना हो गया? 7,80,000। 7,80,000 आप मिस्टर सी से कलेक्ट कर लेना। ये मिस्टर बी को कंप्यूटेशन समझ आ गई, लेकिन वो अभी भी परेशान है कि यार के गवर्नमेंट ये 1 लाख रुपए जो मेरे यहां पे यार टैक्स के बने थे उसका तो आपने कुछ हिसाब किताब जोड़ा ही नहीं। मैं अगर देखूं मेरा मार्जिन जो है 1,50,000 रुपए का आपने जोड़ा,
अगर मैं 6 लाख पे निकालता तो 1,80,000 मेरा मार्जिन होता। मैंने 5 लाख से 780 तक प्रोडक्ट को ले गया, 1,30 में आपको टैक्स दे दूंगा, 1 लाख का लॉस मुझे पहले ही हो चुका है, तो मैंने तो कुछ कमाया ही नहीं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट क्या कहती है। ये एक प्राइस की कंप्यूटेशन होगी, बी की बात हम कर रहे हैं। अब यहां पे टैक्स लायबिलिटी फॉर बी, और मैंने बोला आपको 3 कॉलम बनाने हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये 3 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। मिस्टर बी के लिए आपने यहां पर लिखा आउटपुट टैक्स। क्या लिखा? आउटपुट टैक्स। मतलब जब आपने सामान बेचा है तब कितना टैक्स कलेक्ट करा? 65,000। आईजीएसटी यहां पर नहीं है, इट्स ओके, ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद इसमें से माइनस कर दीजिए इनपुट, इसमें से माइनस कर दीजिए इनपुट। ये हमारे सिलेबस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। एक पूरा का पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स, आउटपुट क्या था? आपने सामान बेचा, बेचकर आपने टैक्स कलेक्ट करा, यही सरकार को जमा कराना है। लेकिन इनपुट टैक्स क्या है? जब आपने सामान खरीदा तो प्राइस पे करने के साथ साथ आपने टैक्स भी पे करा ना, जो यहां पे 1 लाख रुपए की लड़ाई चल रही है, इनपुट टैक्स भी तो पे करा, उसको आपने कॉस्ट में भी जोड़ने नहीं दिया। बड़ा बुरा हुआ हमारे साथ। गवर्नमेंट कह रही है सुनो मेरी बात, उस 1 लाख रुपए को जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो इनपुट टैक्स के नाम पे, आप उसका क्रेडिट ले लीजिए। मतलब उसको 50,000 रुपए सीजीएसटी और 50,000 रुपए सीजीएसटी लेस कर लीजिए। इस ट्रांजैक्शन पर आपको मोदी जी को 65,000 रुपए देने थे, केजरीवाल को 65,000 रुपए देने थे, लेकिन क्योंकि आप अपनी जेब से ऑलरेडी 50,000 रुपए इनपुट टैक्स के ऑलरेडी खर्च कर चुके हो, टेक द क्रेडिट ऑफ दैट, उसका प्लीज क्रेडिट लीजिए, क्लियर। और यहां पर जो नेट अमाउंट आ रहा है 15,000 रुपए, आप वो पे कर दीजिएगा। ये नेट टैक्स लायबिलिटी सरकार को पे कर दीजिएगा। ये यहां पर इसीलिए जोड़ने से मना करे थे, जब हम आपको आपके इनपुट टैक्स का क्रेडिट दे रहे हैं, घटाने का मौका दे रहे हैं, इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल ही रहा है, तो खामा-खा उसको कॉस्ट में ऐड करके क्यों प्राइस बढ़ा रहे हो, क्यों टैक्स लायबिलिटी बढ़ा रहे हो, और क्यों अगले कस्टमर पर बर्डन बढ़ा रहे हो। यह सबसे पहला फायदा था जीएसटी का। क्योंकि जब हम एक्साइज की बात करते थे, वैट की बात करते थे, यहां पे कॉस्ट 6 लाख रुपए ली जाती थी एक्साइज और वैट में, क्योंकि कई स्टेट क्रेडिट देती थी, नहीं देती थी, बड़ा चक्कर होता था। तो सबसे बड़ा फायदा जीएसटी का कंप्यूटेशन में वो यही रहा कि भैया यहां से उस क्रेडिट को कॉस्ट में जोड़ो ही मत जो आपने टैक्स पे करा है। अब 5 लाख रुपए से लेके चलो। ओके दोस्तों, समझ आ गया। तो हमने ए से, अब ए की तो पहले कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी ना, तो इसीलिए हमने यहां पे वो इनपुट टैक्स माइनस नहीं करा था, लेकिन बी ने तो पे करा था, तो क्रेडिट माइनस करने का मौका मिला। आगे बात समझ में। बी का जो कंसेप्ट है दोस्तों, वो भी हमने यहां पे सॉल्व कर लिया। अगले ट्रांजैक्शन पर जाते हैं मिस्टर सी के लिए। मिस्टर सी के लिए मैं अमाउंट देख लूं। हाँ जी, देख लिया। अब यहां पर कॉस्ट, चलो पूरा ही मिटा लेते हैं, उसके बाद ही फिर आगे बढ़ेंगे। ये हुआ। अब सी पर आते हैं। मिस्टर सी के लिए जब कंप्यूटेशन हम कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस फॉर सी कितना था? सर उनकी जेब से पूरा 7,80,000 रुपए पे हुआ था, 7,80,000 रुपए। लेकिन वही टैक्स को हटाओ ना, उसमें से टैक्स को हटाओ, 6.5 लाख लो। सोचो कितना फायदा हो रहा है। अगर टैक्स ऐड करने की बात हो जाती तो कॉस्ट प्राइस 7,80,000 लिया जाता, लेकिन देखो कितना फायदा मिल रहा है, 6.5 लाख रुपए यहां पे आ गया। अच्छा जी, इसमें अपना मार्जिन ऐड करो। मार्जिन मिस्टर सी ने अपना ऐड करा, ये बढ़िया मार्जिन खा रहे हैं, ये सामान मार्जिन, ठीक है, ये बढ़िया मार्जिन 50%। अरे बाप रे बाप, ठीक है। ये टोटल अमाउंट हो गया हमारा 9,75,000।
अब यहां पर सर हमें ऐड करना है सीजीएसटी, नहीं सर, ये वाली जो सेल है वो आपकी इंटर स्टेट है, दूसरी स्टेट में जा रही है, तो सर हम यहां पर आईजीएसटी लगाएंगे और ये 20% सीधा मोदी जी ले जाएंगे। ठीक है, तो आओ इसको फिर हम कैलकुलेट करें। अरे भाई ऑन क्यों नहीं हो रहा? हाँ, तो 9,75,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 20%, तो दोस्तों मेरा आ रहा है 1,95,000। क्या आपका भी यही आ रहा है? ठीक है, और जो टोटल अमाउंट आएगा वटेवर आप कैलकुलेट कर लेंगे वो डी से कलेक्ट आ जाएगा। मैं आ रहा हूं टैक्स लायबिलिटी पर, मैं आ रहा हूं टैक्स लायबिलिटी पर। ठीक है, सी के लिए सर वही 3 कॉलम बनाएंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। क्लियर, समझ आ गया? यहां पर सर मैंने आउटपुट लिखा, मैं सी की बात कर रहा हूं, है ना, सी की बात कर रहे हैं सर, इनका तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां पर जो हमारा ये अमाउंट है कितना 1,95,000, ये आईजीएसटी का है। अब जरा समझिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है यहां पे हमारे सामने। सर यहां पर इनपुट है, लेकिन अब मिस्टर सी कह रहे हैं कि मैंने 65,000 रुपए यहां पे करे थे, 65,000 रुपए यहां पे करे थे और आईजीएसटी नहीं था। अब ये नेगेटिव में आ रहे हैं लेकिन ये क्रेडिट में आ रहा है, आपका 195 जो है ये अमाउंट आपका पे करने को आ रहा है, तो क्या होगा? क्या ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे और मिस्टर डी को के वो राजस्थान से आए थे 195 का पूरा टैक्स देना पड़ेगा? ये पुराने सिस्टम का बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। एक्साइज और वैट की बात कर रहा हूं दोस्तों। देखो ध्यान दीजिए, ये जो 65,000 रुपए हैं ये सी ने दिल्ली में ही पे करे थे, दिल्ली में ही पे करे थे। उधर जब इन्होंने सामान बेचा आईजीएसटी का, हो सकता है आगे राजस्थान की जो सरकार है वो ना स्वीकारे, वो मना कर दे कि नहीं मैं फिर किसी दूसरी स्टेट का क्रेडिट अलाउड ना करूं। ऐसा होता था, बड़ी दिक्कत आती थी एक्साइज वैट के टाइम पे। लेकिन सीजीएसटी की ये सबसे बड़ी खासियत है, क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा। आगे चल के फीचर पढ़ेंगे हम, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। आपने पिछला सामान कहीं पर भी खरीदा, कहीं पर भी बेचा, आपको क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट एडजस्टमेंट की पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। वो कैसे? ये 65,000 रुपए यहां घटाने का मौका नहीं मिला ना, सीजीएसटी में ऊपर कुछ नहीं था। गवर्नमेंट कहती है ये 65,000 रुपए यहां प्लस करके यहां से माइनस कर दो, मतलब यहां नहीं घटा सकते तो आप यहां घटा सकते हो, अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। ये 65,000 रुपए यहां आप नहीं घटा पाए तो आईजीएसटी से एडजस्ट कर लो। आपने जो पूरे 1,30,000 रुपए का क्रेडिट पे करा था मिस्टर सी, आपने पूरे 1,30,000 रुपए, 1,30,000 हुआ ना, हाँ, जो अमाउंट था उसका पूरा क्रेडिट आपको मिलेगा। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और ये कितना अमाउंट बचा जरा निकालो। सर 65,000 रुपीज है ना, 65 ना, 65,000 रुपीज का ही जो क्रेडिट है वो आपको पे करना पड़ेगा। सो दैट्स द कंप्यूटेशन फॉर टैक्स लायबिलिटी। इसमें ये देख रहे हो ना कि आप आपस में एडजस्टमेंट हो जा रही है, आपस में एडजस्टमेंट हो जा रही है, ये अलाउड है। लेकिन इसमें बस एक पॉइंट मैं और बता दूं आपको, उसके बाद फिर हम अपना क्या नाम है इसके फर्दर फीचर्स के ऊपर आएंगे। मैं इसमें कुछ कंप्यूटेशन जो है वो ऑलरेडी डाल दूंगा। वो क्या है देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू करके दिखाता हूं कि मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स का जो खाता है वो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। मिस्टर एक्स ने इस साल बहुत सामान बेचा, इन्होंने आउटपुट टैक्स कलेक्ट करा मान लीजिए 70,000 रुपए का, इन्होंने एसजीएसटी कलेक्ट करा मान लीजिए वो भी 70,000 रुपए का, इक्वल मानेंगे इसको, और इनका आईजीएसटी, इन्होंने बाहर भी सामान बेचा है 90,000 रुपए का। ठीक है, इनका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनका जो आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो पुराना पड़ा हुआ है, मान लीजिए 50,000 रुपए। ठीक है, मान लीजिए यहां पर कितना माने 90,000 रुपए, 90,000 रुपए ज्यादा है। ठीक है, हाँ हो सकता है, वो आगे चल के आप कंप्यूटेशन सीखेंगे। और यहां पे जो आईजीएसटी है वो है मान लीजिए 80,000 रुपए।
तो पहले तो अपने अपने घर का माइनस कर दो, पहले अपने अपने घर का माइनस कर दो, ठीक है। माइनस करा, इसकी नेट लायबिलिटी 20,000 रुपए आ रही है, अभी बचा हुआ है। इसका 20,000 रुपए नेगेटिव बचा हुआ है, मतलब ये क्रेडिट और ले सकता है, ये ज्यादा था ना आईटी से, इनपुट टैक्स ज्यादा था, और इसकी 10,000 की लायबिलिटी अभी बची हुई है। तो कहने का मतलब ये 20,000 रुपए पे करना पड़ेगा, ये 10,000 रुपए पे करना पड़ेगा, लेकिन 20,000 रुपए का क्रेडिट अभी बचा हुआ है। सर इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपके मन में डेफिनेटली ये सवाल आया होगा कि सर 20,000 रुपए या तो मैं यहां एडजस्ट कर दूं, या 10,000 यहां एडजस्ट कर दूं, 10,000 यहां एडजस्ट कर दूं। डेफिनेटली ये आपके मन में आएगा, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये 20,000 में से 10,000 यहां एडजस्ट हो जाएंगे, यहां एडजस्ट नहीं होंगे। ये 20,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, 10,000 रुपए का क्रेडिट अभी पड़ा रहेगा, और ये जीरो हो गया। कहने का मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी ये आपस में नहीं मिल सकते। अगर एसजीएसटी में, सीजीएसटी में कुछ एक्सेस है तो वो आईजीएसटी के साथ एडजस्ट हो सकता है, आईजीएसटी इसके साथ हो सकता है, एसजीएसटी आईजीएसटी से एडजस्ट हो सकता है, या इसके साथ हो सकता है। ये दोनों आपस में कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ये देखा ना आपने, 20,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, ये 10,000 रुपए यहां एडजस्ट नहीं हो सकते, पड़े रहने दो, अगली ट्रांजैक्शन में एडजस्ट करना। सो दैट इज द बेसिक सिनेरियो, बेसिक कंप्यूटेशन का कंटेंट दोस्तों, जो मैंने आपको जीएसटी का बताया। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पहले एक बारी गो थ्रू कर सकते हैं कंटेंट, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो, कि हमने यहां पर क्या क्या चीजें नोट डाउन करी। ठीक है, चलो आगे मैं आता हूं। आगे देखो, छोटे छोटे कंसेप्ट में आपको पहले खत्म करूं, और उसके बाद फिर इसके फीचर्स का जो मेन पार्ट है वो देखेंगे हम। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, डेफिनेटली ये एक वैल्यू एडिड टैक्स है। वैल्यू एडिड टैक्स कैसे, आपने अभी जो क्वेश्चंस करे वो देखा ना, कि आप हर बार मार्जिन ऐड कर रहे हो, उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो, फिर अगले वाले में फिर मार्जिन ऐड कर रहे हो, फिर टैक्स लगा रहे हो, तो दैट इज वैल्यू एडिड टैक्स। जितनी वैल्यू बढ़ती रहेगी उतना टैक्स बढ़ता रहेगा। कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट, ये आपको न्यूमेरिकल से समझ आ गया। ए का क्रेडिट बी ने लिया था, बी का क्रेडिट सी ने लिया था, सी का क्रेडिट डी लेगा, डी को तो हमने सॉल्व नहीं करा, डी उसका क्रेडिट लेगा, तो ये कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट, सबको क्रेडिट मिलेगा, मना नहीं है। बर्डन बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, ऑब्वियसली फाइनली देखा जाए, आखिरी में जाके जो कंज्यूमर है, मेरे और आप जैसे लोग हैं जो फाइनली उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, नेट जीएसटी तो उन्हीं की जेब से गया ना। आप अगर कुछ कमोडिटी खरीदने गए, आपने सामान देखा, बिल देखा, उसमें अमाउंट है, उसमें जीएसटी लिखा हुआ है, तो क्या आप कभी उस जीएसटी का क्रेडिट लेते हो? ठीक है, मतलब बहुत कम, अगर आपका बिजनेस वगैरह तो ले रहे होगे, बट फाइनली जब आप फाइनल कंज्यूमर हो, अपने यूटिलाइजेशन के लिए उस गुड को खरीद रहे हो, तो उसका क्रेडिट फिर नहीं लेते ना, तो दैट इज बर्डन बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। नो कास्केडिंग इफेक्ट, कास्केडिंग का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, तो वो हमने जब कंप्यूटेशन शुरू करी थी तो कॉस्ट में टैक्स को नहीं जोड़ा था, आपने टैक्स में कॉस्ट में टैक्स को नहीं जोड़ा, इसका मतलब क्या है कि आप टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे हो, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। एंड यस, यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया, पहले स्टेट वाइज, आज आप देखो जो पेट्रोल है ना हमारा, वो जीएस पेट्रोल डीजल, ये जीएसटी के दायरे में नहीं है अभी, ठीक है, आगे कभी चल के होंगे तो पता भगवान जाने, बट अभी नहीं है। तो आप देखते हो ना, हर स्टेट में पेट्रोल डीजल का प्राइस अलग अलग होता है, क्यों, कहीं पर वैट ज्यादा है, कहीं पर वैट कम है, तो इस तरह से झंझट रहता है। लिकर के केस में भी ऐसा होता है, लेकिन जो जो प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर आते हैं उनका एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट है ऑल ओवर इंडिया, हर जगह वही टैक्स रेट आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसके अलावा ये छोटी सी जानकारी बस हमें मालूम होनी चाहिए, एमसीक्यू बेस्ड अगर हमारा पेपर है तो इस तरह से पूछी जा सकती है। नींव कहां पर रखी गई थी? 2000 में वाजपेयी सरकार के दौरान जो है पहली बार इसका जिक्र हुआ कि जीएसटी को हमें लाना चाहिए। 2004 में केलकर टास्क फोर्स, जो मिस्टर केलकर है उनके हेड में, उनको चेयरमैन बनाया गया कमेटी का, कि भाई चलो इसके ऊपर से रिसर्च वगैरह रखो। 2007-8 में इसको प्रपोज करा गया, और उसके बाद हमारी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई, हमारे एक्ट में चेंज हुआ, जीएसटी को लाया गया, प्रोविजन में चेंज करे, और फाइनली सब कुछ जो कंप्लीट हुआ 2017 से हम जानते हैं
1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ। तो ये एक इतिहास जीएसटी का बेसिकली जो अप्लाई होता है। बहरहाल हमें इस पर थोड़ा सा अपना समय देना होगा। डुअल जीएसटी मॉडल या जीएसटी के अंदर कौन कौन सी चीजें हमें बेसिक तौर पर, साधारण तौर पर मालूम होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पहले चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तो एक कंप्यूटेशन है जो आपने अभी सीखी। मैं अपनी पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां पर कुछ क्वेश्चंस और डालूंगा विद सॉल्यूशन भी, तो उनको भी एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। इसके अलावा आपको बेसिक नॉलेज और क्या क्या होनी चाहिए। जीएसटी एक डुअल सिस्टम है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ये काम करता है। लेवी किस किस ट्रांजैक्शन पर ये लगता है मालूम होना चाहिए। जीएसटी वही आदमी लगा सकता है जिसके पास जीएसटी नंबर हो, मतलब वो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड हो। तो वो लोग कौन है? अपने जीएसटी को हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं वो भी अब हालांकि एक टेबल के थ्रू हमने समझा, मैं प्रॉपरली आपको लिखाऊंगा। और सीमलेस फ्लो, ये आपको समझ आ गया, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, जो मैंने अभी बताया कि हर एक बंदे को जो जो वो सामान खरीदेगा उसका क्रेडिट उसको पूरा मिलेगा। बहरहाल इसमें वन बाय वन हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको डुअल सिस्टम बता दूं। डुअल सिस्टम आप ऑलरेडी समझ चुके हो, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारी कंट्री में जो फेडरल सिस्टम है, उस फेडरल सिस्टम में हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, राइट। दोनों का टैक्स के ऊपर पूरा पूरा अधिकार है। डुअल सिस्टम इसी के लिए बोला जाता है। इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों टैक्स हमारे लगाए जाते हैं। एंड ऑब्वियसली ये लगता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पर। अगर इंटर स्टेट लगता है तो सिर्फ आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है, जो प्रॉपरली सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराया जाता है। वो बात अलग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में इस क्रेडिट को स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्लियर? ये हमने बात करी डुअल सिस्टम की। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक और पॉइंट जो हमें मालूम होना चाहिए इस चीज के दौरान। सर आपने बोल तो दिया कि डुअल सिस्टम, अच्छा जी, डुअल मतलब स्टेट और सेंटर। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क से क्या मतलब है, किस तरीके से टैक्स लगाया जाता है, अब वो बता तो दिया, टैक्स कैसे लगता है वो बता तो दिया कि सेंट्रल स्टेट का। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं प्लस प्लस की, तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, लेकिन कहीं कहीं पर यूटीजीएसटी भी हो सकता है, कहीं कहीं पर यूटीजीएसटी भी हो सकता है। सर अब ये यूटी क्या है? आप जानते हैं ऑलरेडी, आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारी कंट्री में स्टेट्स भी हैं और यूनियन टेरिटरीज भी हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप एक स्टेट में हैं और वहां पे बिल बन रहा है तो बिल वहां यही बनेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। लेकिन अगर आप एक यूनियन टेरिटरी में हैं तो वहां बस क्या लिखा होगा, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, वहां यूनियन टेरिटरी बोल दिया जाएगा। लेकिन एकमात्र चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए कि सर स्टेट कौन सी है और यूनियन टेरिटरी कौन सी है। अब हम नॉर्मली जब हम देखते हैं, ठीक है, मतलब अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से हम जब इंडिया को पढ़ते हैं, सर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पौंडुचेरी, पुदुचेरी इसको बोल देते हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, और अभी जो 2 ऐड हो गए हैं लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारी यूनियन टेरिटरीज है ना, ठीक है। लेकिन जीएसटी के फ्रेमवर्क में जो यूटी जीएसटी है वो कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक तो लद्दाख हमारी यूनियन टेरिटरी है, एक अंडमान निकोबार, एक लक्षद्वीप, ठीक है। इसके अलावा दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनकी कंबाइंड एक है, इनकी पूरी की पूरी कंबाइंड एक यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद है चंडीगढ़ एंड दैट्स इट, ठीक है। कहने का मतलब यह है जो दिल्ली है और जो जेएनके है जम्मू एंड कश्मीर, और जो पुदुचेरी है, पौंडीचेरी भी इसको बोल देते हैं, ठीक है, ये आपकी ज्योग्राफिकली राइट, ये आपकी ज्योग्राफिकली तो यूनियन टेरिटरी है। लेकिन अगर जो लोग दिल्ली के हैं, पुदुचेरी के हैं और जेएनके के हैं, जेएनके में हालांकि वो चीज अभी अप्लाई नहीं हुई है बट हो जाएगी, 10 साल के बाद हो जाएगी, मतलब
जब आपका 370 हटा है उसके 10 साल बाद से हो जाएगी। ये वो स्टेट हैं जिनके एमएलए के इलेक्शन होते हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर होता है। ये इन सब की जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, क्लियर, ये स्टेट के अंदर आएंगी, ये स्टेट के अंदर आती हैं। लद्दाख वाले मेरे भाई जो यहां पे देख रहे होंगे, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर, चंडीगढ़, ये इनकी अपनी देखी जाए तो कोई क्या नाम है, चीफ मिनिस्टर नहीं होता यहां पे, सिर्फ जो एमपीज हैं वही रहते हैं जो सेंट्रल से आपके कंट्रोल्ड होते हैं, राइट, क्लियर। तो सीधी सी बात है, ये यहां पर अगर बिल बनेगा तो वो यूनियन टेरिटरी के नाम का बनेगा, अदरवाइज आपका यहां पर क्या नाम है, जो बाकी हैं ये वो तीनों, बाकी हर जगह एसजीएसटी और सीजीएसटी एप्लीकेबल होगा, और इंटरस्टेट में तो आईजीएसटी होगा। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ, 2 पॉइंट हमें क्लियर हो गए। लेवी की बात करते हैं, लेवी की बात करते हैं। किन किन चीजों के ऊपर टैक्स लगेगा, किन किन चीजों के ऊपर जीएसटी लगेगा? सभी पर, सभी पर। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन होगी, उन सभी पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, उन सभी पर जीएसटी लगेगा, एक्सेप्ट 3 पॉइंट हैं जो या जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। वो कौन से हैं? एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज, एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज। ओके, अभी आगे चल के हम अपना एक काफी बड़ा चैप्टर पढ़ेंगे जीएसटी के अंदर, हमारा होगा एग्जाम, बहुत थ्योरेटिकल है, थोड़ा बोरिंग भी है, एग्जम्पशंस अंडर जीएसटी। मतलब जीएसटी के अंदर वो तमाम चीजें जिन पर टैक्स नहीं लगता, तो जायज सी बात है वो लिस्ट होगी, उस लिस्ट को खरीद बेच रहे हो तो आपको जीएसटी नहीं देना, जीएसटी कलेक्ट नहीं होगा उसके ऊपर। इसके अलावा गुड्स आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, कहने का मतलब वो गुड्स जो जीएसटी के दायरे के अंदर नहीं आते तो उन पर भी लगा, जिसमें लिकर आ जाएगा, अल्कोहलिक जो कंजम्पशन के लिए लिकर का इस्तेमाल होता है, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, आपका डीजल वगैरह, ये इसके अंदर, इनमें जीएसटी के दायरे के अंदर अभी नहीं आते, तो इन पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, और इसके अलावा इफ पर्सन इज बिलो थ्रेशहोल्ड लिमिट, ये इंटरेस्टिंग शब्द है, ये अभी रजिस्ट्रेशन में मैं आपको समझाने वाला हूं। बिलो थ्रेशहोल्ड लिमिट, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जैसे एग्जांपल दूं आपको कि भाई जैसे कपड़े हैं, कपड़े के ऊपर जीएसटी लगेगा, ठीक है, लेकिन आपने कपड़ा खरीदा किसी से, बहुत छोटे दुकानदार से, वो अपना छोटी मोटी रेडी लगा रहा है, सामान बेच रहा है, उसकी क्या सेल होती है? मामूली सी सेल होती है। ठीक है, अब कपड़े के ऊपर जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर वो ऐसे इंसान के द्वारा बेचा जा रहा है जो बहुत ही छोटा है, उसकी टर्नओवर ज्यादा नहीं है, तो उसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। कहने का मतलब जीएसटी सिर्फ उन्हीं के ऊपर लगेगा जो एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड लिमिट, एक सेल की लिमिट को क्रॉस करते हैं, वो साल में 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख से ज्यादा का सामान बेचते हैं, तो वो जीएसटी के अंदर आएंगे। कोई प्रोडक्ट जो जीएसटी के दायरे में आता है लेकिन उसको एक ऐसा इंसान बेच रहा है जिसकी लिमिट से कम है सेल, तो वो जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा। वो लिमिट क्या है वो मैं भी रजिस्ट्रेशन में आपको बताने वाला हूं। बराबर बात हो गई? ठीक है, तो ये चीज लेवी की याद रखनी है हमें। ऐसा, अब अगला पॉइंट जो हमारे सामने आ गया, रजिस्ट्रेशन। अगर आप जीएसटी कलेक्ट करते हो, अगर आप जीएसटी कलेक्ट करना चाहते हो, आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आपको जीएसटी की वेबसाइट पर जाके अपने सारे नॉर्म्स कंडीशंस को पूरा करके, पूरा चैप्टर है रजिस्ट्रेशन का, तो वो हम पढ़ेंगे आगे चल के, जीएसटी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। तो देखो मेरी सेल बहुत कम है, मैं साल का 5-6 लाख रुपए का सामान बेचता हूं, ओके, लेकिन अगर मैं जीएसटी नंबर लेना चाहता हूं तो मैं ले सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार मना नहीं कर रही, भाई तू महीने का कुछ नहीं बेच रहा, तू जीएसटी नंबर ले ले, हमें क्या दिक्कत है, हम बना देंगे। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट ऐसी है, अगर आपने उस लिमिट से ज्यादा का सामान बेचा तो आपको कंपलसरीली लेना ही लेना पड़ेगा, उसमें फिर आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आपको लेना ही लेना पड़ेगा। वो क्या है मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं उसमें। ठीक है, मैं रजिस्ट्रेशन की एक्सप्लेनेशन यहां पे आपको दे रहा हूं। अगर कोई जी
गुड्स बेच रहा है, अगर कोई सर्विसेज बेच रहा है और अगर कोई दोनों बेच रहा है। ठीक है, क्लियर। और वो सामान बेच रहा है, मतलब कहां का रहने वाला है, MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, वो चार बिल्कुल कोने वाले। ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय मत आ जाना इसमें। ठीक है, नागालैंड और त्रिपुरा, इनकी लिमिट है 10 लाख रुपए। इनकी लिमिट है 10 लाख रुपए। अगर आप इन स्टेट में हो और 10 लाख रुपए का सामान बेचते हो या उससे ज्यादा, ठीक है, तो आपको जीएसटी कंपल्सरीली लेना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर। अगर आप गुड्स बेचते हो, सर्विसेज बेचते हो, या गुड्स एंड सर्विसेज दोनों बेचते हो, और कहां पर, इसका मैंने शॉर्टकट तैयार करा था। अरुण ने, ठीक है, मेघा का सिक्का, मेघा का सिक्का उठाया, ठीक है, और चेरी का गाना गाया, चेरी का गाना गाया। ये एक छोटा सा एग्जांपल, बाकी आप याद कर सको तो अच्छी बात है, मैंने नोट्स में ऑलरेडी पूरा का पूरा लिख दिया है। अरुण से अरुणाचल, मेघा से मेघालय, सिक्का से सिक्किम, उटा से उत्तरांचल, चेरी से पुद्दुचेरी और गाना से तेलंगाना। ठीक है, ये एक तरीका हो गया याद करने का। इनमें स्टेट, वहां पे जगह नहीं बची तो मैं इस तरफ लिख देता हूं, हालांकि आपको नोट्स में प्रॉपरली मिल जाएगा। 20 लाख रुपए इनकी लिमिट क्या है, 20 लाख रुपए। ठीक है, ओके जी, समझ आ गया, यहां तक क्लियर हो गया, बिल्कुल सीधी सी बात है। एंड इसके अलावा बाकी सारी अदर स्टेट में भी 20 लाख की ही लिमिट है। बाकी सारी स्टेट में 20 लाख की ही लिमिट है। तो सर आप उसी में लिख देते ना, ये अलग से आपने नाम क्यों लिखा। लेकिन बाकी सारी अदर स्टेट में अगर आप सिर्फ गुड्स बेचते हो, एक्सक्लूसिवली खाली गुड्स बेचते हो, मतलब उसमें आपकी कोई सर्विसेज वगैरह इंक्लूड नहीं है, आप सिर्फ सामान, प्रोडक्ट बेचते हो, तो लिमिट 40 लाख रुपए है। ठीक है, एक्सक्लूसिवली अगर आप गुड्स बेचते हो तो। ओके दोस्तों, यहां पर ये बात समझ में आ गई आपकी। तो ये मुद्दा हो गया। हालांकि ये मैं आपको, क्योंकि पहला चैप्टर है, आपको थोड़ा सा बस आइडिया होना चाहिए हमारे जीएसटी का, तो मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन में तो हमारे 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 22, 23, 24, और वो फुल डिटेल में है। तो इतना आसान नहीं जितना मैंने यहां पे बता दिया, इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। बट फॉर नाउ अभी हमें बेसिक इंट्रोडक्शन को समझने के लिए इतना ही मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है दोस्तों यूटिलाइजेशन का। यू ऑलरेडी नो अबाउट द यूटिलाइजेशन। सर ये हमें कब पता चला? अरे अभी जो मैंने आपको यहां पे क्वेश्चन कराया ना, यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप किसका क्रेडिट किस में एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ऑलरेडी ये पॉइंट बता चुका हूं कि अगर इनपुट है, इनपुट टैक्स है किसका, सीजीएसटी का, किसका, सीजीएसटी का, तो आप उसको एडजस्ट करेंगे सबसे पहले आउटपुट में। किसके? सर पहले सीजीएसटी से सीजीएसटी का निपटाएंगे और उसके बाद फिर आईजीएसटी में निपटाएंगे, जो आपने पहले वाले न्यूमेरिकल में करा था। अगर एसजीएसटी है तो उसको आप एडजस्ट करेंगे किसमें? सर पहले एसजीएसटी में और फिर आपका आईजीएसटी में। और सर अगर आईजीएसटी का इनपुट है तो उसको पहले आप ऑब्वियसली आईजीएसटी में एडजस्ट करेंगे, फिर सीजीएसटी में करेंगे और फिर एसजीएसटी में करेंगे। यह प्रोसेस रहेगा। कुल मिलाकर सीजीएसटी और एसजीएसटी, इनका आपस में कोई भी मेल नहीं है, ये आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते। बाकी सब अपना जिस तरीके से मैंने आपको बताया ये फॉलो करेंगे। गॉट द पॉइंट? ये चीज क्लियर हो गई दोस्तों। एंड उससे पहले जो सीमलेस फ्लो है वो आप ऑलरेडी समझ गए हैं, जो एक तरह से
ए ने जो सामान बी को बेचा था वो भी क्रेडिट मिला, बी ने सी को जो बेचा उसका पूरा क्रेडिट मिला। क्रेडिट सबको सारी की सारी ट्रांजैक्शन का मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हाँ एक पॉइंट हमें दोस्तों और ये समझना है, कौन सा गुड कौन सी सर्विस जीएसटी में हमें मालूम होना चाहिए कि इन पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। हालांकि हमने बीच बीच में ये डिस्कशन ऑलरेडी कर ली है, तो इसका आइडिया आपको मिल गया होगा। इसमें ये पॉइंट्स क्या है, 5 डब्बे क्या है। देखो, एक तो समझिए सबसे पहले लिकर। जो लिकर है दोस्तों वो जीएसटी में नहीं आती है, वो जीएसटी में नहीं आती है। अल्कोहलिक लिकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है वो जीएसटी के दायरे में नहीं है, और ये आगे चल के होगी भी नहीं। इस पे पुराने तरीके से एक्साइज और वैट लगता रहेगा। इसके अलावा जो पेट्रोल, डीजल, आपका जो क्रूड ऑयल है, जो एयरक्राफ्ट का फ्यूल है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये भी फिलहाल जीएसटी के दायरे में नहीं है। याद रखिएगा, जीएसटी के दायरे में ये नहीं है। हालांकि एक्ट में लिखा हुआ है कि जिस दिन से सरकार कहेगी तब से लागू हो जाएगा, तो हो सकता भविष्य में हो, पर फिलहाल अभी पुराने समय की तरह इन पे एक्साइज और वैट ही लग रहा है। इसके अलावा जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में भी जीएसटी नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पर है। मतलब समझिएगा, मान लीजिए मैं एक बिल्डर हूं और मैं बिल्डिंग्स को तैयार करके बेचता हूं, तो जब मैं बेचूंगा ना अपने क्या नाम है कस्टमर्स को, तो उस ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन मैंने उस बिल्डिंग को तैयार करने में इंजीनियरिंग की सर्विसेज ली, लेबर की सर्विसेज ली, आपका इंटीरियर डेकोरेटर की, आर्किटेक्ट की सर्विसेज ली, तो ये सारी की सारी जीएसटी के दायरे में आती हैं। तो सारी की सारी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की जब ट्रांजैक्शन होगी तो उसमें जीएसटी का लेन देन रहेगा। लेकिन जब रियल एस्टेट का फाइनल सेल होगी, एक कंज्यूमर को आप बेच रहे हो, वो जीएसटी के दायरे के अंदर नहीं आती। इसके अलावा 2 चीजें और आती हैं दोस्तों, एक तो है टोबैको और एक आ जाता है आपका जैसे अफीम है, हेम्प है, गांजा, ओपियम, अफीम है, एटसेट्रा, ये वाली चीजें। इन सब पे जीएसटी लगता है, इन सब पे जीएसटी लगता है, ठीक है। लेकिन पुराने समय की तरह इन पर एक्साइज भी लगता है, इन पर एक्साइज भी लगता है। जीएसटी भी लग रहा है, एक्साइज भी लग रहा है। टोबैको पर एक्साइज लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके पास इनका राइट है। और जो ये हेम्प मतलब अफीम वगैरह है, इस पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका रेवेन्यू है। तो ये दोनों जीएसटी और एक्साइज दोनों के दायरे के अंदर आ रही हैं। ये बेसिक सी चीज हमें मालूम होनी चाहिए नॉलेज के तौर पर, ठीक है। सो दोस्तों दैट्स, इसके अलावा तो एज सच और कुछ नहीं है। बाकी तो इंपॉर्टेंट छोटी छोटी सी चीजें हैं, आपको मालूम होना चाहिए। जीएसटीएन क्या होता है? जीएसटी नेटवर्क। जीएसटी नेटवर्क बेसिकली जो सारा का सारा काम है वो एक वेबसाइट, अगर हम सबसे बड़ी बात देखें हमारे जीएसटी की, वो ये चीज फेमस है कि यहाँ पर सारा का सारा काम इलेक्ट्रॉनिक है, सारा का सारा काम इलेक्ट्रॉनिक है। तो बेसिकली अभी आगे चल के आप सीखेंगे www.gst.gov.in, ठीक है, ये साइट है। सब कुछ सारा का सारा खेल यहीं से होता है। इसके अलावा दोस्तों GSTIN, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब भी आप जीएसटी मतलब आप एक सेलर हो, आपने जीएसटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया, तो आपको एक नंबर मिलता है, वो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हम देखेंगे। उसकी फुल फॉर्म होती है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। और अगर आप मार्केट में जाओ कुछ सामान खरीदो ना, तो स्लिप को देखना, उसमें ऊपर ही लिखा होता है जीएसटी इन और उनका नंबर लिखा होगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी जीएसटी काउंसिल है दोस्तों, उसकी हेड हमारी कंट्री की जो एफएम है फिलहाल निर्मला सीतारमण जी हैं, वो उस काउंसिल को, जो जीएसटी के डिसीजन लिए जाते हैं ना रेगुलर बेसिस पर, जीएसटी का रेट बढ़ाया घटाया, कौन सी कैटेगरी को टैक्सेबल करें, किसको एग्जेम्प्ट करें, तो वो जो काउंसिल है उसको हमारी एफएम हेड करती हैं। ये बेसिक से इंफॉर्मेशन दोस्तों पहले वाले चैप्टर में हमारी बनी हुई है, ये हमने करी। मेन जैसा कि मैंने बताया, इस चैप्टर को रिवाइज करते टाइम एक तो आप कंप्यूटेशन का ध्यान रखेंगे, और दूसरी तरफ आप जो बेसिकली मैंने आपको ये फीचर्स बताए अभी, इसकी बेसिक नॉलेज आपको रखेंगे। वो बात अलग है कि यहां पर जैसे ये वाले पॉइंट्स हैं, ये आपका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को लेके, लेवी को लेके, रजिस्ट्रेशन को लेके, यूटिलाइजेशन, आईटीसी का यूटिलाइजेशन, इनके पूरे बड़े बड़े चैप्टर और इस पर अच्छा खासा समय हम बिताने वाले हैं। इंट्रोडक्शन का टारगेट यही है चैप्टर का
कि जब अगर कोई आपसे पूछे कि जीएसटी का क्या क्या प्रोविजन है, मेन मेन चीजें आपको एटलीस्ट वो मालूम होनी चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे वन। प्लीज अच्छे तरीके से रिवाइज करिएगा। कोई क्वेरी, कोई डाउट अगर आपके सामने आता है तो उसको प्लीज मेंशन करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज टेक केयर।